फ्री कैश फ्लो का सवाल कराता हूँ। अच्छा, अब ये पिछला सवाल कर रहे थे ना, उसमें वो भी ऑफ कैमरा स्टूडेंट ने पूछा था, तो चलो सबको बता देना। मेनली मैं ये सवाल आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए करा रहा था, लेकिन कोई हर्ज नहीं अगर मैं वैल्यू भी बता दूं तो। एग्जिस्टिंग वैल्यू कितनी है? कॉर्पोरेट वैल्यू मतलब पूरे बिजनेस की वैल्यू जी, 458 और 305, तो 763, ये एग्जिस्टिंग है। दूसरी ऑप्शन थी 80% इक्विटी और 20% डेट। अच्छा, इस सूरत में वैल्यू क्यों चेंज हो जाएगी? वैक चेंज हो जाएगा। अब उसने गियरिंग चेंज होने का इफेक्ट वैक और वैल्यू पे पूछा है, यानी वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है जिसमें वैक यूज होता हो, और वो भी पूरे बिजनेस की वैल्यू। और पूरे बिजनेस की वैल्यू वैक यूज करके कैसे निकलती है? फ्री कैश फ्लो टू फर्म। तो इसका मतलब फ्री कैश फ्लो टू फर्म तरीका लगाना है। तो इसमें कहां है कि इतने साल तक ये ग्रोथ रेट होगा और उसके बाद ये होगा, और नहीं है तो साल नहीं है। चलते हैं डिविडेंड मॉडल पे। ग्रोथ रेट हो लेकिन मल्टीपल ईयर्स का डिफरेंट ग्रोथ ना हो, बस स्ट्रेट एक ही ग्रोथ रेट हो। तो डिविडेंड मेथड से कैसे निकालते थे वैल्यू ऑफ शेयर? D1 ओवर। तो अब भी हम डिविडेंड मॉडल ना सही, फ्री कैश फ्लो टू फर्म 1 वैक माइनस जी। या तो ना मल्टीपल ईयर्स, जैसे पिछले सवाल में था कि इतने ईयर्स तक ये ग्रोथ होगा, उसके बाद टर्मिनल वैल्यू, तो उसमें तो मल्टीपल ईयर्स कहीं है ही नहीं, तो स्ट्रेट ये फॉर्मूला फ्री कैश फ्लो टू फर्म 1 वैक माइनस जी। फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालने का तरीका होता है कि इंटरेस्ट को इग्नोर करें, बाकी सारे कैश फ्लोज। तो बाकी सारे कैश फ्लोज सवाल में कहां है? नेट ऑपरेटिंग इनकम, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस की, पीबीआईटी आया, उस पर टैक्स लगाया, और इंटरेस्ट माइनस किया तो नहीं, इंटरेस्ट भी माइनस किया तो पीबीटी आ गया, टैक्स माइनस कर दिया तो पैट आ गया। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म में हम पैट तो नहीं ले रहे होते, उसमें हम लोग लेते हैं इंटरेस्ट से पहले यानी पीबीआईटी से। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म वर्किंग 1 वैक निकाल चुके हैं हम ना वैक 13 पॉइंट, वो उधर करके निकाला था मैंने 14 माइनस जी पता नहीं, वर्किंग 1। पीबीआईटी कितना? 90, टैक्स लगा दिया 90 पे 27, डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दी 20। फ्री कैश फ्लो टू फर्म बना रहा हूं। फ्री कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए और क्या करूं? कैपेक्स लेस कितना? 20। वर्किंग कैपिटल नहीं है कहीं। ये मैंने फ्री कैश फ्लो का एक इस तरह फॉर्मूला भी बना के दिया था। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म आ गया 63, लेकिन ये तो गुजरे हुए साल की इंफॉर्मेशन है, ये तो FCFF 0 है, हमें तो FCFF 1 चाहिए। तो वो हो जाएगा 63 1 प्लस ग्रोथ रेट, तो वो तो पता ही नहीं कितना। चले घूमते हैं कहीं। FCFF 1 इसको यहां रखेंगे और इस गियरिंग के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, और बिल्कुल इसी तरह 40 इक्विटी और 60 डेट, इस पे वैल्यू निकलेगी FCFF 1 जो कि यही होगा डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। तो FCFF 1 यही हमने यहीं से निकाला होगा, और वैक अब की बार 13.4 था शायद, माइनस जी। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू दी हुई है, ये दो वैल्यूज इस फार्मूले से निकलेंगी। मसला क्या रह गया? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के बारे में सवाल की रिक्वायरमेंट से जस्ट ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रोथ रेट वही होगा जो पहले ग्रोथ रेट है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा गियरिंग चेंज होने से, यानी जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट है वही रहेगा। अच्छा, चूंकि अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना किसी किताब का, तो सवाल बनाने वाले ने स्टूडेंट की मदद की हुई है एक बात लिख के, वो है जी रिक्वायरमेंट के नीचे चौथी लाइन, द करंट टोटल फर्म वैल्यू इज कंसिस्टेंट विद द ग्रोथ मॉडल फ्री कैश फ्लो 1 डिवाइडेड बाय वैक माइनस जी। यानी ये जिसने सवाल बनाया है वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो अभी इस वक्त वैल्यू है ना 763 मिलियन, जो अभी इस वक्त वैल्यू है, वो भी ऐसे निकली हुई है
हमें इसमें से क्या क्या पता है? 763 पता है, 63 पता है, एग्जिस्टिंग रैक पता है, यहां से डी निकलेगा। फोर 3%। नहीं आ रहा 4.3? 67? तो ये दो डिफरेंट गेयरिंग लेवल्स पे वैल्यू आ जाएगी। ये थी सवाल की रिक्वायरमेंट। चले और सवाल कराता हूं। अच्छा, ये जो सवाल कराने लगा हूं, ये बात समझाए बगैर करा सकता हूं। मैंने ना पहले दिन इस चैप्टर के दो टुकड़े बांटे थे कि मैं आपको वैल्यूएशन करा रहा हूं इग्नोरिंग मर्जर एक्विजिशन। डन। अब मैं वैल्यूएशन कराने लगा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मर्जर एक्विजिशन। लेकिन अभी वाला सवाल इसकी गहराई बगैर बताए करा सकता हूं, तो इसकी गहराई कल बताऊंगा, अभी डायरेक्ट सवाल कराता हूं। अब वैल्यूएशन कराने लगा हूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्विजिशन और मर्जर। इसमें थोड़ी सी टेक्निकल गहराई होती है, लेकिन अभी जो सवाल प्रैक्टिस करा रहा हूं वो इस गहराई के बगैर बता सकता हूं, तो इसलिए पहले वो बगैर गहराई वाला सवाल कर लेते। डिस्पोजल, हाँ, मतलब मर्जर किसी को बेचना ही है ना, किसी को बिजनेस ही बेचना है ना, तो चाहे वो वैल्यूएशन खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से है चाहे बेचने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हो तो मर्जर एक्विजिशन ही रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल में मेन मेथड्स यही होंगे। थोड़ा सा बस टेक्निकल फर्क पड़ेगा, वो जब अभी वाला सवाल करा रहा हूं उसमें वो टेक्निकल फर्क देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए अभी इस गहराई के बगैर ही सवाल करा रहा हूं। तो आप आ जाइए सवाल दिसंबर 11 अटेम्प्ट का सवाल है। ये है जी कितना, जी बिल्कुल, मेरी बुक में क्वेश्चन 11 इब्न सीना। ये मैंडेट से लिखा होता है कि इस सवाल में मैंने ना मैंडेट से लिखा था, इसका जो पार्ट बी था ना वो टेक्निकली फ्लॉड था, वो समझाने में बात इधर उधर निकल जाती थी, तो मैंने वो पार्ट बी काट दिया, उसको अमेंड कर दिया, क्योंकि बीएफडी ना पिछले को 3-4 साल से बहुत बेहतर हो गया है। उससे पहले बहुत अजीब अजीब सवाल होते थे जिसमें बड़े बड़े मसले होते थे, तो वो मैंने बुक में डालते हुए कुछ चेंजेस की हुई थी। उन पुराने सवालों को फिर अमेंडेड लिखा होता है मैंने। इब्न सीना लिमिटेड के नाम से सवाल है, पढ़ लें, करते हैं। अच्छा सवाल है, अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, सेल्स वगैरह की अच्छी कैलकुलेशन है।
हाँ जी। अच्छा, ज्यादा टेक्निकल गहराइयों में तो मैं कल वाली क्लास में जाऊंगा, अभी सिर्फ इतना बता देता हूं कि पहले हम जब जस्ट वैल्यूएशन पढ़ रहे थे ना, जैसे इससे पिछला सवाल जिसमें आईपीओ में जाना था, जो कंपनी शेयर इशू कर रही थी वही अपनी वैल्यू जानना चाह रही थी, यानी वैल्यू देखने वाला खुद वही है जिसकी कंपनी। जब उस कंपनी को कोई खरीदना चाहेगा तो वो भी उसकी वैल्यू लगाएगा, लेकिन अब वैल्यू लगाने वाले की आंख बदल रही है तो उसने सोचना भी अपने हिसाब से, जिसने वैल्यू लगानी है वो अपने हिसाब से सोचेगा। ये बात दोबारा सुने, अगर हम किसी कंपनी की फ्री कैश फ्लो मेथड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो चाहे एफसीएफएफ चाहे एफसीएफई, लेकिन जिस कंपनी की वैल्यू निकाल रहे हैं वो कंपनी वाले खुद अपनी वर्थ जानना चाह रहे हैं, वो लोग खुद, तो डिस्काउंट रेट कौन सा होगा? जो उनका अपना है। लेकिन जब इस कंपनी की वर्थ जानना चाह रहा होगा खरीदने वाला एक्वायरर, क्योंकि उसने पैसा खर्च करना होगा, उसके लिए ये एक इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टाइप चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पैसा लगा रहा होगा, तो वो डिस्काउंट रेट कौन सा देख रहा होगा? जो अपने हिसाब से देख रहा होगा। तो कैश फ्लो मेथड में मर्जर एक्विजिशन में थोड़ी सी गहराई डिस्काउंट रेट में आ जाती है। इस सवाल में टेंशन नहीं है, इसलिए वो गहराई बताए बगैर ये सवाल करा रहा हूं। तो इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम आईएसएल हैं और हम किसको खरीदना चाह रहे हैं? एपीपीएल को। तो हम आईएसएल हैं और हम एपीपीएल की प्राइस, उसकी वर्थ कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ताकि ऑफर करें, और सवाल के डाटा से पता चल रहा है और पॉइंट नंबर 4 से तो क्लियरली पता चल रहा है कि कौन सा मेथड है? फ्री कैश फ्लो। पॉइंट 4 में क्लियरली लिख दिया कि फ्री कैश फ्लो है। तो फिर हमें डिस्काउंट रेट किसकी नजर से यूज करना है? आईएसएल। ये पॉइंट 5 में भी लिखा हुआ है कि आईएसएल वुड डिस्काउंट दिस प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट की तरह की चीज है, यूजिंग 20%। हाँ जी। अच्छा, अब चूंकि डिस्काउंटिंग 20% वैक से करनी है और हम जिस कंपनी को वैल्यू करने जा रहे हैं उसमें डेट है, मतलब इंटरेस्ट पड़ता है उसमें कि नहीं पड़ता? कहीं उसमें इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट की कोई बात हो रही है डेट की? नहीं है। तो फिर इस कंपनी में डेट तो है ही नहीं, तो जो वैल्यू निकलेगी वो इक्विटी ही की वैल्यू निकल रही होगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी गहराई आएगी। इस सवाल में मजबूरी थी तो मुझे जरूरत भी नहीं गहराई में जाने की, वरना ये देखना होता है कि डिस्काउंट रेट ही लेना है कि वैक लेना है। ये अगली कुछ क्लासेस में बात करूंगा, मतलब कल ऑनवर्ड्स मैं इसकी गहराई में जाके बात करूंगा कि अगर हमने मर्जर एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन करनी है तो डिस्काउंट रेट कौन सा रहता है। थोड़ा सा और टेक्निकल हो जाएगा अगली कुछ क्लासेस में। इस सवाल में मेनली कैश फ्लोज अच्छे थे जिसकी वजह से मैं सवाल करा रहा हूं, तो डिस्काउंट रेट की बहस में इस सवाल से पहले मैं फिर नहीं जा रहा। कैश फ्लोज अच्छे थे जिसकी वजह से मैं सवाल करा रहा हूं। तो सवाल की अप्रोच क्या है कि हमने फ्री कैश फ्लो मेथड लगा के एपीपीएल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कितने कॉलम बनाने हैं और कहां से टर्मिनल वैल्यू आनी है? 5.4 में लिखा हुआ है 5 साल तक अलग कॉलम बनने हैं, उसके बाद फिर ग्रोथ रेट 3% है। तो हमें 5 कॉलम बना के फिर बाद में टर्मिनल वैल्यू निकालनी है। चलिए बनाते हैं कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लोज बनाते हैं। अच्छा, ये हेडिंग तो डालनी थी ताकि पता चले हम यहाँ शिफ्ट कर गए। हम वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं अब मर्जर एक्विजिशन के कॉन्टेक्स्ट में, और दिसंबर 11 का करते हैं सवाल। वन 2 3 4 5 रुपीज है, 1000 है, मिलियन है। चलिए जी, कैश फ्लोज बनाते हैं। तो कैश फ्लोज में सबसे पहले पैराग्राफ में, अच्छा, इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले आ गई सेल्स, और सेल्स के बारे में पॉइंट नंबर 1, एपीपीएल की सेल्स जेनेरिक और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। पेटेंटेड क्या होते हैं? अगर किसी मेडिसिन के फार्मूले का पेटेंट रजिस्टर कराया है तो उसका मतलब है वो मेडिसिन बस यही कंपनी बना के बेच सकती है, गवर्नमेंट ने बाकियों को रोक दिया क्योंकि उसकी मेहनत इन्वॉल्व होगी। तो इससे फायदा क्या है? जब बनाएंगे ही वही तो प्राइस मर्जी की चार्ज करेंगे, तो इसका मतलब है कि ये महंगी दवाइयां होती होंगी। तो कंपनी की टोटल सेल्स जेनेरिक और पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। अभी इस वक्त जो पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक Z11 है और बाकी कोई और होंगे। तो जो Z11 है वो इन पेटेंटेड सेल्स में से 20%, ये पॉइंट नंबर 1 का मतलब है।
और पेटेंटेड को भी दो टुकड़ों में इसलिए बांटा है क्योंकि एक पे रॉयल्टी टेक्निकल फीस है और एक पे ये आगे चल के ना पॉइंट नंबर नहीं इधर गया, ये 3 के लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है 15% रॉयल्टी और 3% टेक्निकल फीस, तो ये इन चीजों का भी फर्क है। चले पॉइंट 1 पे वापस। सेल्स जेनेरिक और पेटेंटेड का ब्रेकअप बताया हुआ है और पेटेंटेड में भी आगे दो टुकड़े बताए हुए हैं। तो ये तो है गुजरे हुए साल की, तो अगले साल पे जाने के लिए इनकी ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ किधर है? पॉइंट नंबर 3 पहला बुलेट पॉइंट, टोटल सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट 10% ग्रो करेंगी एक्सेप्ट इन ईयर 4, जब ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। किसका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा? सेल्स का कि कॉस्ट ऑफ सेल्स का? दोनों का। अच्छा चले, सेल्स का बढ़ना प्राइस बढ़ने की वजह से भी हो सकता है और वॉल्यूम बढ़नी, सेल्स यूनिट्स बढ़ने से भी, और दोनों चीजों का मल्टीपल होता है ना। तो अगर किसी एक साल की सेल्स प्राइस 30 रुपए है, यूनिट्स 1000 रुपए हैं, अगले साल ये 10% बढ़ेंगे, ये 5% बढ़ेगी, फिर उससे अगले साल ये 10% बढ़ेंगे लेकिन ये नहीं बढ़ेगी प्राइस, तो सेल्स ग्रो तो कर रही होंगी फिर भी क्वांटिटी की वजह से, लेकिन उतनी ग्रो करेंगी जितनी ईयर 1 में की थी। जितनी एक साल में ग्रो की थी अगले साल उतनी ही ग्रो कर रही है। टोटल सेल्स ग्रोथ कम हुई ना, क्योंकि पहले ग्रोथ इसमें भी थी इसमें भी थी, अगले साल प्राइस ग्रो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ओवरऑल सेल्स का ग्रोथ कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? प्राइस ग्रो ना करने की वजह से। वर्डिंग पे गौर करिएगा, टोटल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट वुड ग्रो एट 10% एक्सेप्ट इन ईयर 4 व्हेन द ग्रोथ रेट ऑफ सेल्स कम हो जाएगा क्योंकि प्राइस कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी का बढ़ना वो वैसे ही बढ़ता रहेगा। मैं कैलकुलेशन में आके इस पॉइंट को दोबारा समझाता हूं। तो सेल्स ग्रो कराने के लिए हमें पॉइंट 1 और पॉइंट 3 से इंफॉर्मेशन मिल रही है। चलें पहले काम की चीजें पूरी देख लेते हैं, और सेल्स के ग्रो करने में कहीं कोई और पॉइंट नहीं। अच्छा, सिर्फ कैलकुलेशन आसान होगी, अदरवाइज मैं जिस तरीके से कर रहा हूं इससे छोटा तरीका बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे रिलेट करने में आसानी होगी, समझाने में आसानी होगी, इसलिए मैं 4 लाइनें ज्यादा बना रहा हूं। इससे छोटे में हो सकता है काम, लेकिन मैं ज्यादा लाइनें बना रहा हूं। मैं टोटल सेल्स और प्रोडक्शन को ना 3 टुकड़ों में बांट रहा हूं। इसमें ना ये सेल कॉस्ट की बड़ी मजे की कैलकुलेशन है। मैं टोटल सेल्स को 3 हिस्सों में बांट रहा हूं, जेनेरिक और पेटेंटेड, और पेटेंटेड को भी Z11 और अदर्स। पिछले साल की टोटल सेल्स कितनी है एपीपीएल की? 1800 मिलियन। इनमें से जेनेरिक और पेटेंटेड कितनी है? 71080। इसमें से Z11 और बाकी कितनी है? 864। मैं चौथे साल पे आके एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट 1 भी और पॉइंट 3 का पहला बुलेट पॉइंट भी। उससे पहले मैं बस कह रहा हूं कि हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल इन 3 लाइनों में तोड़ के कैलकुलेट कर लेते हैं। सेल्स जेनेरिक, Z11 और अदर पेटेंटेड। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल फिक्स्ड अलग अलग हैं, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये भी मैं इनकी अलग अलग बना रहा हूं। बिल्कुल इकट्ठे बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं तो मुझे समझाने में आसानी होगी, इसलिए मैं अलग कर रहा हूं। 4 लाइनें ज्यादा बन रही हैं, लेकिन बात ज्यादा वाजे कर दूंगा। पिछले साल की सेल्स मैंने वो मुंदी मुंदी वर्किंग कर दी, साफ सुथरी कर देता हूं। लास्ट ईयर सेल्स टोटल 1800 मिलियन, जेनेरिक 40%, पेटेंटेड 720 मिलियन, 1080 मिलियन, Z11 अदर्स 20%, 80%, 216 मिलियन, 864 मिलियन। तो वर्किंग 1 में हमने पिछले साल की सेल्स निकाली है, और वर्किंग 1 को मैं आगे और चलाऊंगा। तो हम जेनेरिक की पिछले साल की सेल को कह देते हैं LY into 1.1, और बाकी भी। पॉइंट 3 में पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि
टोटल सेल्स 10% ग्रो करेंगी, एक्सेप्ट किसकी बात हो रही है? ईयर 4, और वो भी किस प्रोडक्ट की? तो बाकी उसी तरह ग्रो करती रहेंगी। तो ये दोनों लाइनें 1.1 चलाते जाए, यानी 720 मिलियन को 1.1 चलाते जाए। 1 अदर पेटेंटेड यानी 864 मिलियन को भी 10% बढ़ाते जाए। 1150 1265 13 अच्छा, Z11 में एक्सेप्शन कब लग रही है? तो 3 तक तो मसला नहीं है ना, तो Z11 को भी 10% बढ़ाते जाएं, 216 मिलियन को बढ़ाते जाएं। 238 262 बस ये दो अभी रहने देते हैं। अच्छा, सेल्स को तो खैर 3 में तोड़ना ही था, वेरिएबल कॉस्ट 3 में तोड़ने का इतना मसला नहीं था। सेल्स इसलिए जरूरी थी तोड़नी क्योंकि वो जो रॉयल्टी और टेक्निकल फीस है वो पेटेंटेड और जेनेरिक पे सब पे नहीं, अलग अलग है, इसलिए हमें अलग तो करना ही था। कॉस्ट ऑफ सेल एक लाइन में हो सकता था। चलें, इसी तरह हमें इनकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल भी चलानी पड़ेगी। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां है इनकी? वो तो टोटल दी हुई है, तो उसको 3 में कैसे तोड़ें? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल के बारे में पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। अच्छा, उसको भी 40-60 तोड़े? नहीं, अगर 40-60 तोड़ दिया तो इसका मतलब होगा पेटेंटेड जेनेरिक दोनों में सेम जीपी मार्जिन है। नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों पे अलग अलग है। देखें, ये जो 40-60 तोड़ा है ये हमने रुपी वैल्यू को तोड़ा है ना, या क्वांटिटी को तोड़ा है? रुपी वैल्यू को तोड़ा है। तो रुपी वैल्यू के हिसाब मतलब रेवेन्यू के हिसाब से 60-40 का रेशो है, यूनिट्स के हिसाब से भी 60-40 का होगा। क्यों नहीं? क्योंकि प्राइसेस फर्क है, पेटेंटेड उससे महंगी है, पेटेंटेड में प्रॉफिट मार्जिन उससे ज्यादा है। तो ये रेशो सिर्फ रेवेन्यू का रेशो है, कॉस्ट का क्वांटिटी का रेशो नहीं है। नहीं, तो कॉस्ट के रेशो का तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये पता है कि वेरिएबल कॉस्ट पेटेंटेड प्रोडक्ट में 30% ऑफ सेल्स हैं। ये मैं वर्किंग 1 को ही ना थोड़ा सा और नीचे कॉस्ट लेके चल रहा हूं, इसी से नीचे चल रहा हूं। लास्ट ईयर की वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी थी? 630। जेनेरिक की कितनी थी? सॉरी, पेटेंटेड की कितनी थी? 1080 मिलियन का 30%, इसका 30% कितनी? तो बाकी इसका मतलब जेनेरिक की थी 306। अच्छा, ये जो पेटेंटेड की थी इसको Z11 और अदर्स में तोड़ लेते हैं। क्यों? ईयर 4 में आके बताता हूं। ये चूंकि दोनों ही पेटेंटेड हैं, दोनों ही सेम महंगी होंगी, तो ये जो 20-80 का रेशो है ये कॉस्ट में भी चलेगा। देखें, पेटेंटेड और जेनेरिक के रेवेन्यू में 60-40 रेशो है, कॉस्ट में भी 60-40 होगी? नहीं, क्योंकि इस पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन ये दोनों तो पेटेंटेड ही हैं, इनमें तो प्रॉफिट मार्जिन प्राइसेस सेम है, इसलिए जो इनके रेवेन्यू की रेशो है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल की भी वही रेशो है। तो इसको 80-20 में तोड़ें। 324 का 20% कितना? और 80% 259।
ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल तोड़ी है मैंने, इस पे देखें पहले अगर बात कुछ पूछनी है तो है ये Z11 के ईयर 4-5 की वजह से। सिर्फ Z11 के 4-5 की वजह से, वरना ये तोड़ने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी, अच्छा अब ये जो एक्सेप्शन थी 0.3 के अंदर, ये एक्सेप्शन किस पे लगी है? Z11 पे और Z11 के भी रेवेन्यू पे। 0.3 अगर गौर करें ना तो 0.3 शुरू हो रहा है टोटल सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, दोनों 10% ग्रो करेंगी एक्सेप्ट सेल्स Z11 की, यानी वेरिएबल कॉस्ट अब भी 10% ही ग्रो करेगी। तो इन तीनों फिगर्स को, यानी 306 भी, 65 भी और 259 भी, इनको 10% ग्रो कराते जाए। ये हमें 3 लाइनें अलग ही निकालनी थी। कॉस्ट ऑफ सेल मैंने ऐसी बस 3 से मैच करने के लिए 3 लाइनों में तोड़ी है, वरना कॉस्ट ऑफ सेल हम 630 का 630 10% पे ग्रो करा देते। मैं सिर्फ Z11 की कॉस्ट अलग जानना चाह रहा हूं, तो हम चलो ये 3 लाइनें अलग लिख लेते हैं, या फिर अगर हम 630 को ही ग्रो करा देते तो Z11 फिर अलग से वर्किंग में निकाल लेते जी। 306 को ग्रो कराते जाए, 337 371 408 49 65 को ग्रो कराते हैं, क्या हुआ? रेवेन्यू में एक्सेप्शन है, कॉस्ट में नहीं एक्सेप्शन लगी, तो कॉस्ट को 1.1 करते जा रहे हैं। अदर पेटेंटेड 259 को बढ़ाते जाए, 380 हाँ जी, यहां तक। अच्छा, अब मैं तो बता ही दूंगा, आप पॉइंट नंबर 3 के पहले बुलेट पॉइंट पे गौर करें और Z11 की ईयर 4 की सेल्स ढूंढने जरा।
नहीं, पॉइंट नंबर 2 पढ़े और पॉइंट 3 का पहला बुलेट पॉइंट और ईयर 4 की Z11 की सेल्स ढूंढे। मैं तो बता ही दूंगा, पहले आप गौर करें। हाँ जी, तो क्या कैसे कितनी जेनेरिक की सेल्स? हाँ जी, हाँ Z11 और किसकी रेशो? अच्छा चलिए बताता हूं। वर्किंग 1 में एक लाइन, बल्कि ब्रैकेट और दिखाता हूं। ये सेल्स का कितने परसेंट है? अपनी सेल्स का 30%। यानी पेटेंटेड के ऊपर जो प्राइस मार्जिन है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 30% है, मतलब 70% मार्जिन है। जेनेरिक के अंदर कितना मार्जिन है? जेनेरिक की कॉस्ट है 306, सेल वैल्यू कितनी है? 720। कितने परसेंट बना? 42.5%। पेटेंटेड प्रोडक्ट्स सेल प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि वेरिएबल कॉस्ट उसका 30% होती है। जेनेरिक में कॉस्ट सेल प्राइस का 42.5% होती है। चौथे साल में Z11 का पेटेंट खत्म हो जाएगा, तो फिर वो जो अभी ये प्रिविलेज अवेल कर रही है उसको सस्ता करना पड़ेगा। उसकी वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स की रेशो विल फॉल इन लाइन विद जेनेरिक। ये फॉल कम वाला नहीं है, ये फॉल कम वाला नहीं है। ये है कि ये वहां फॉल करेगी, वहां नहीं, वहां फॉल करेगी, यानी उस लाइन में फॉल करेगी। पहले ये पेटेंटेड की लाइन में फॉल करती थी, अब ये जेनेरिक की लाइन में फॉल कर जाएगी Z11। तो Z11 चूंकि जेनेरिक की लाइन में फॉल कर जाएगी तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का कितने परसेंट हो जाएगी? फिर 42.5%। तो इसका 42.5% से ग्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगी। इसको 42.5% से ग्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगी 226। तो वो जो पॉइंट 3 का पहला बुलेट पॉइंट लिखा था ना, वो ये लिखा हुआ था कि 10% ग्रो करेगी एक्सेप्ट इन ईयर 4। अब देखें ग्रो नहीं कर सकी। क्यों ग्रो नहीं कर सकी? क्योंकि Z11 पेटेंटेड नहीं रहेगी, सस्ती होगी। तो वो हमें इसकी कॉस्ट के जरिए निकालनी पड़ेगी। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का पहला बुलेट पॉइंट ये सामने सॉल्व है। पॉइंट 1, 2 और 3 के पहले बुलेट पॉइंट की अंग्रेजी सारी दोबारा पढ़ लें और देखें ये साइंस समझ आती है कि नहीं। उसके बाद फिर आगे चीजें सीधी हैं। कौन सी सेल्स के जरिए? नहीं, देखें Z11 पेटेंटेड की कैटेगरी से निकल के जेनेरिक की कैटेगरी में आ जाएगी। बाकी जेनेरिक वालों का Z11 से क्या लेना देना? जेनेरिक प्रोडक्ट्स बहुत सारे होंगे। Z11 पहले इस क्लास में फॉल करता था, वो इस क्लास में फॉल कर जाएगा।
हाँ जी, 0.123 का पहला बुलेट पॉइंट अंग्रेजी। चले 0.3 से आगे चलते हैं। 0.12 पूरा हो गया। चले 0.3, 0.1.2 कंप्लीटली पूरे हो गए। पॉइंट नंबर 3 पहला बुलेट पॉइंट हो गया। पॉइंट नंबर 2, फिक्स कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन 5% बढ़ेगी, डेप्रिसिएशन वही रहेगी, तो फिक्स कॉस्ट को हम तोड़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन वही रहेगी, वही कितनी टेबल के नीचे लिखी हुई है 100, डेप्रिसिएशन वही रहेगी मतलब 100 रहेगी। और अदर फिक्स कॉस्ट जी डेप्रिसिएशन के अलावा अदर 90 है जी, 190 में से 90, तो LY 1.05 95 100 105 110 जी। 0.3 का तीसरा बुलेट पॉइंट, सेलिंग एक्सपेंसेस एडमिन एक्सपेंसेस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 30 and 80। क्या मतलब, जो ऊपर टेबल में आ रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस उनका 70% रह जाएंगे और एडमिन एक्सपेंसेस उनका 20% रह जाएंगे, रिड्यूस्ड बाय 80। और फिर उससे अगले साल 7% और 5% बढ़ेंगे, यानी सेलिंग एक्सपेंसेस ईयर 1 के लिए तो LY into 0.7 है, उसके बाद LY into 1.07, यानी जो पिछले साल के हैं उनका 70% रह जाएंगे ईयर 1 वाले, उसके बाद ये 7% बढ़ेंगे जी। और इसी तरह एडमिन की लाइन आएगी, ईयर 1 में रह जाएंगे पिछले साल का 20% और उसके बाद बढ़ेंगे 5%। एडमिन
ईयर 1 के लिए LY का 20%, उसके बाद LY का 1.05, 18, 19, 20, 21, 22। चौथा बुलेट पॉइंट, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स पे 15% रॉयल्टी है और सारी सेल्स पे 3% टेक्निकल फीस है। तो 15% किस पे लगेगी? 15% लगेगी इस पे और इस पे। क्यों? क्योंकि यहां वो पेटेंटेड नहीं रह जाएगी। और 3% किस पे लगेगी? ऑल सेल्स, इन तीनों पे। अब सवाल वाले ने क्लियरली कह तो दिया ही है कि पेटेंटेड पे, तो हमें बस कैलकुलेट करके यहां लिख देनी है क्योंकि पता है कौन सी है। तो रॉयल्टी आ गई पेटेंटेड का 15%, और टेक्निकल फीस 3% सारी सेल्स, सारी सेल्स की। ओह, चौथा साल है 76। यहां से निकलेगा टैक्स कितने %? डेप्रिसिएशन हो जाएगी एड बैक, टर्मिनल वैल्यू निकलेगी और इन सब की डिस्काउंटिंग होगी। किस रेट पे डिस्काउंटिंग होगी? 20%। हाँ जी, ओके। इनका नेट टैक्स निकलेगा, फ्री कैश फ्लो आएगा, 5वीं फिगर को लेकर टर्मिनल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगेगा और फिर सबकी पीवी निकलेगा। चलिए ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।